हेडिंग लिखें, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार, बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था। अपने को जो कुछ भी पढ़ना है अभी फिलहाल के बाद से, मतलब इस क्लास में इकोनॉमी के बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग, वो सब बिहार और इंडिया के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। जैसे इंडियन इकोनॉमी नहीं रही अब ये, आप पीटी में पढ़ रहे थे तो इंडियन इकोनॉमी थी, अभी ये बिहार और इंडिया इकोनॉमी हो गई है, तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार। ऐसे तो कोई इसका स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है मेंस के लिए कि हम क्या पढ़ा दें कि मेंस के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, लेकिन जो पिछले 10 15 20 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करके एक सिलेबस डिजाइन किया गया है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया और बिहार, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार, अगर हमें ये करना है तो जो भी क्वेश्चन 39 बीपीएससी से लेकर 67 68 बीपीएससी तक आए हैं उनको क्लासिफाई करने से क्या हम लोग के टॉपिक बन रहे हैं उसको हम लोग बनाते हैं, है ना। सबसे पहला टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं, इसे हमारे साथ आप नोट करेंगे ना, सिलेबस को हमारे साथ आप लिखते चलेंगे। सबसे ज्यादा टॉपिक या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं वो है डेवलपमेंट। ये मान के चल रहे हैं कि बेसिक जानकारी आपके पास है, हमें ये नहीं बताने की जरूरत है कि डेवलपमेंट क्या है, हालांकि हम इस पे आंसर राइटिंग करवाएंगे क्योंकि ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक विकास क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट पे अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई सेक्शन में बांटते हैं, जैसे इसमें हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्वेश्चन पाएंगे। अगर आप पीछे जहाँ हिंदी में दिक्कत होगी हमको बोलिएगा, तो हम हिंदी में कहेंगे विकास। और विकास का टॉपिक पे अगर आप प्रश्न देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, विकास तो एक बहुत मोटा टॉपिक हो गया डेवलपमेंट। अगर इसमें और अंदर जाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दो तरह के क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के पीछे के सालों में। पहला क्वेश्चन तो आया है मिनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अंग्रेजी में लिखिएगा रिलेशन बिटवीन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हिंदी में लिखिएगा खनिज संसाधनों की उपलब्धता और औद्योगिक विकास। ऐसा करके क्वेश्चन बना हुआ है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और औद्योगिक विकास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? आप कह सकते हैं कि अभी 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 आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, अभी हाल फिलहाल में ही पढ़े, तो आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल बहुत गहरा रिलेशन है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन ऐसा आया है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा सेक्शन क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, वो है एमएसएमई सेक्टर, है ना। बहुत बहुत संभावित है क्वेश्चन, बहुत समझ लो कि 90% संभावना है कि एमएसएमई पे क्वेश्चन आएगा। तो दूसरा जो एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए हमारा, तो क्या है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनमें क्या क्वेश्चन बनेगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, बीपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकता है। एक तो पूछेगा कि एमएसएमई क्या है ना? तो ऐसा तो पूछने से रहा, लेकिन आप फिर भी इसको लिख लीजिए कि एमएसएमई क्या है, उसमें डेफिनेशन वगैरह बताना होगा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। बिहार के रेफरेंस में पूछेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एमएसएमई सेक्टर का क्या रोल है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यही दो क्वेश्चन बनेंगे, या फिर तीसरा अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है
तो वो हो सकता है कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर। अगर बिहार में हम औद्योगिक विकास करना चाहें तो सबसे ज्यादा संभावना किस तरह के औद्योगिक विकास की है? या तो हम थोड़ा बहुत मिनरल बेस्ड इकोनॉमी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, वो भी केवल सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में। और या फिर हम ज्यादा से ज्यादा संभावना किस तरह की इंडस्ट्री डेवलप करने की है? एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करने की। तो रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार? बिहार के औद्योगिक विकास में खेती किसानी की क्या भूमिका हो सकती है, कृषि की क्या भूमिका हो सकती है, और एमएसएमई का क्या रोल है बिहार के डेवलपमेंट में? और एमएसएमई बिहार और इंडिया दोनों के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एमएसएमई का क्या रोल है, या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, या क्या उसके चैलेंजेस हैं, है ना? एमएसएमई कैसे हमको रोजगार देता है, कैसे हमारे उत्पादन स्तर को बढ़ाता है, कैसे तकनीकी को डिसेंट्रलाइज करता है, बहुत सारे एंगल से इस बात को पूछा जा सकता है। बिहार में इसका क्या रोल है, इंडिया के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल है, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो एमएसएमई को बहुत सारे डायमेंशन पे हमें समझना होगा। और मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि उसको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। क्या कहते हैं इस बात पे आप? जो छूटा गया है हम करवाएं स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ये तो करवाया गया होगा ना? कौन कौन से मिनरल भारत के किस, सॉरी, बिहार के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं? अच्छा, वो हम करवाएंगे फिर। हाँ, तो मिनरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है आपस में, वो हम बताएंगे। एमएसएमई कैसे बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का क्या समाधान है, सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इसको कम करने के लिए, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और ये हमारा सिलेबस होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। एक दूसरा भी एंगल है, ये तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर ली है। सर्विसेज डेवलपमेंट, जैसे ऐसा करके क्वेश्चन आया है बिहार के मेंस में, ऐसा क्यों हुआ बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में चली गई? जैसे अगर आप इकोनॉमी को, जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े हुए हैं, तो तीन तरह की सेवाओं, तीन तरह के क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में, टर्शियरी में सर्विसेज आते हैं। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? पहले वो देश किस पर बेस्ड होता है? प्राथमिक क्षेत्र पर। फिर वो और थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करता है, या यूं कह लो कि थोड़ा आर्थिक विकास जब उसका होता है तो वो कैसा इकोनॉमी बन जाता है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन जाता है। फिर जब और डेवलप हो जाता है तो क्या बन जाता है? सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन जाता है। अगर आज के दिन में हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को स्टडी करें, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसने एक निश्चित रास्ते पर चल के सेवा क्षेत्र तक मामला पहुंचा। बिहार की जीडीपी में सबसे नंबर वन पे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमें नहीं कर रहा, टर्सरी कर रहा है, यहाँ पे सेवा क्षेत्र कर रहा है, टर्सरी कर रहा है। अब आप हमको ये बताएं, ऐसा क्यों है कि बिहार में टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिहार की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का रहा हो? जबकि नियम आर्थिक विकास का है, दुनिया के सभी देशों के आर्थिक विकास के नियम ये हैं कि वो पहले प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होते हैं, फिर द्वितीय क्षेत्र पर, फिर तृतीय क्षेत्र पर जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। बिहार ने सेकेंडरी को सरपास कर दिया। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी होने के बाद वो कहाँ चली गई? टर्सरी सेक्टर इकोनॉमी बन गई। ऐसा क्यों हुआ? आपको ऐसा, आप भी देख रहे होंगे कि बिहार की इकोनॉमी में सर्विसेज का रोल बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बीपीएससी बनाए, बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए प्रभाव को समझाएं, या उसके कारण हमें बताएं, क्या कारण समझ में आएंगे आपको? और क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है? बन सकता है। अब आप बन सकता है तो इसका आंसर भी हम लोग को, क्या आंसर बन सकता है इसका? हाँ, मतलब बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहली बात आप करेंगे कि बिहार का बढ़ता हुआ जनसंख्या,
सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जनसंख्या को सेवा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसमें उसमें भी जनसंख्या में भी नंबर वन पे कौन सी जनसंख्या है? यंगर पॉपुलेशन ना, यंगर पॉपुलेशन। और यंगर पॉपुलेशन को सर्विसेज की जरूरत रहती है, एजुकेशन चाहिए उसको, उसको जो है रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाना है, उसको मोबाइल पे फोन चलाना है? अच्छी हेल्थ चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, सारी तरह की सर्विसेज चाहिए। तो ये सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट भी हमें इसमें, अगले डेवलपमेंट में हमको क्या करना है बिहार में? सर्विस सेक्टर। और कैसे पॉसिबल है, और हम इसमें क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इन इन चुनौतियों को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस पर हम दो बातें करेंगे, है ना? चैलेंजेस, क्या चैलेंज, क्या चुनौतियां हैं, और क्या रेमेडीज है, समाधान क्या है। इन दो मुद्दों पे हम लोग सर्विस सेक्टर में बात करेंगे, है ना? एमएसएमई सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और ये बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में रहेगा। एक और चीज पूछी गई है पीछे के पेपर में, जो कि हमें, भारत में भी सबसे ज्यादा यही है और बिहार में भी यही है। भारत में तो नियम का पालन करते हुए गई है, लेकिन बिहार में उस नियम का पालन नहीं हुआ है। तृतीय क्षेत्र में आए बिना ही अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र में चली गई है। तो इसका कोई तो कारण होगा ना, और उसका कारण क्या है? बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब एक चीज और इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में पूछा भी गया है वहां से, कोई WTO एंड डेवलपमेंट, WTO एंड इंडिया, ऐसा करके एक टॉपिक बनाइए, तो उसमें हम सारा कवर कर लेंगे। तो अगला टॉपिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन में रहेगा, WTO एंड इंडिया। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। विश्व व्यापार संगठन और भारत। तो भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच में संबंध कैसे हैं, इनमें भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे समाधानों पे बात चल रही है, सारा कुछ हम करेंगे। तो डेवलपमेंट में जो सेक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं वो ये हैं। अभी डेवलपमेंट के टाइप से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसा करके क्वेश्चन बन रहा है। तो उनको भी हम लोग अपने शामिल करते हैं। इसको नोट कर लिया है सभी ने? हाँ। अब अगला जो डेवलपमेंट के सेक्शन में अगला जो टॉपिक हम रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जितनी भी चीजें, मतलब जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे डेवलपमेंट के लिए जिन रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, तो बचा के रखना, सब ऐसे, हाँ, ऑप्टिमम यूज करना, उनका सही यूज करना। जैसे ऐसा ना हो कि हम बचा के रखें कि खाना मेरे पास कम है और थोड़ा बचा के रख लेते हैं, 5 दिन बाद खाएंगे, इस 5 दिन में हम ही निकल लिए, खाना भी रह गया, है ना? तो वैसा ना बचा के रखें। कैसा बचा के रखें? जिंदा होने भर, जिंदा रहने भर का अभी भी खाएं, और आगे के लिए बचा के रखें, वेस्टेज ना करें उसका, है ना? तो रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करें जिससे रिसोर्सेज की क्वालिटी पर कोई असर ना आए। और रिसोर्सेज की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं कैसे? रिसोर्सेज की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं निगेटिवली, कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे जो भी हमारे संसाधन हैं उनका हम अधिक दोहन कर लेते हैं, अति दोहन कर लेते हैं। और अति दोहन की समस्या क्या करेगी? अति दोहन की समस्या उसकी गुणवत्ता को खराब कर देगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम दो तरह के रिसोर्सेज देख रहे हैं। एक तरह के रिसोर्सेज वो हैं जो हमको नेचर ने दे रखे हैं, और एक कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज वो है जो हमने बना रखे हैं। तो फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सब किसने बना रखे हैं? हमने बना रखे हैं। इवन की ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हम बना लेते हैं।
जैसा हमको जरूरत होती है वैसा हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन इन तीनों रिसोर्सेज को तभी यूटिलाइज किया जा सकता है जब आपके पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज हों, तो आप ये तीनों रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज कर पाइएगा। क्या ये बात सही है? और हम सबसे तेजी से कौन से रिसोर्स को खराब कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को। और नेचुरल रिसोर्सेज को सही रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इन्वायरमेंट को सही रखें, है ना। एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। पक्का है इस तरह के क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपके पेपर में आएंगे। पर्यावरण बनाम विकास। जैसे हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं किसकी कीमत पे करते हैं? पर्यावरण की कीमत पे करते हैं। अगर आपको एक शहर भी बसाना हो, एक सड़क बनानी हो, कई सारे पेड़ काट डालेंगे आप, कई सारे और इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देंगे। क्या आप उस डेवलपमेंट के दौरान नष्ट किए गए प्राकृतिक संसाधनों की बराबर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन निर्मित कर रहे हैं? और अगर नहीं निर्मित कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिजली बनाने के लिए सारा कोयला जला दीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आने वाली पीढ़ियां अंधेरे में रहेंगी। तो रास्ता क्या है आपके पास? हम अभी अंधेरे में रहें, ये भी रास्ता नहीं है ना। अभी अंधेरे में रह लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उजाला करके जाएं, तो ये भी समाधान नहीं है, क्योंकि फिर कौन रहेगा मौज में? फिर आने वाली पीढ़ी भी अगर यही सोचेगी कि हम अंधेरे में रह लेते हैं, जैसा कि हमारे जीवन में लोग सोचते हैं। सब आदमी सोचता है हम कष्ट सह लें, हमारा बच्चा मौज करे। फिर बाद में बच्चा भी यही सोचता है ना, कि हम कष्ट सह लें, हमारा बच्चा मौज करे। तो असल में मौज कर कौन रहा है? कोई नहीं, सब कष्ट ही सह रहे हैं, सब थक ही रहे हैं इस दुनिया में। इन्वायरमेंट को हम ही लोग गंदा कर रहे हैं, है ना। हम ही लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। तो हम कैसा डेवलपमेंट करें? ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे इन्वायरमेंट गंदा ना हो, या यूं कह लो उतना ही करें जितने से इन्वायरमेंट गंदा ना होने। ये हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें डेवलपमेंट पॉलिसीज में चेंज करना होगा, डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा, अपने डेवलपमेंट के मेजरमेंट में चेंज करना होगा। अगर हम मान लो इस शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत दे दें, हम इस शरीर से बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमा लें, और फिर मैं बीमार हो जाऊं, कमाए हुए पैसे से मैं अपना इलाज करवाऊं, उसको डॉक्टर को दे दूं, एंड में मैंने क्या किया? बेवकूफी करी। इससे अच्छा मौज में रहते, है ना। तो वही कर रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंट के साथ। हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी क्षमता से ज्यादा उनका दोहन कर रहे हैं। और जब वो खराब हो जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तरह तरह की टेक्नोलॉजी, तरह तरह का पैसा हम खर्च करके उसको सुरक्षित कर रहे हैं। हम लोगों के कुकर्मों का परिणाम है, हम लोगों की गाढ़ी कमाई से हिरन बचाए जा रहे हैं। हम लोगों की गाढ़ी कमाई से टैक्स लेकर शेर खरीदे जा रहे हैं। शेरों को बचाने पर अरबों खरबों खर्च किया जा रहा है, तब पर भी नहीं बच पा रहे हैं। और ये उनसे, उनकी कमाई से हो रहा है जो बेचारे दिन भर रिक्शा खींच रहे हैं। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जो पैसा मिलता है उससे वो नमक खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा, आटा खरीदेगा, उस पर टैक्स भरेगा। और उस टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होगा? दूध मिलाव बचाने में, है ना। या इस तरह की चीजें बचाने में। तो इस तरह की चीजें बचाने में आप ही का अच्छा, आप ही पैसा क्यों खर्च रहा है? शेर बचाने के लिए। आपने किया, ये कुकर्म आपके हैं। हाँ, इसलिए इनको झेलना आपको पड़ेगा। तो ये कुछ वैसा ही नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम बहुत मेहनत करके शरीर खराब करके पैसा कमा लिए और फिर उसी शरीर के इलाज में उस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं। तो आपका जो तथाकथित विकास है उसमें आप इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखे, वो अंत में आपके लिए विनाश का कारण बन रहा है। इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और आपके पेपर में भी इस पर चर्चा होगी।
और पीछे क्वेश्चन 64वीं या 65वीं में आया भी है, आगे भी आएगा। बात समझ में आई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, अभी डेवलपमेंट वाले टॉपिक में ही रहिएगा आप। एक और मुद्दा है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसा भी कोई इसमें बैठा है जिसने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है? हाँ, सबने पढ़ा है, थोड़ा बहुत सभी ने पढ़ा है ना। हाँ तब ठीक, नहीं तो ये सब फिर समझ नहीं आएंगे ना कि क्या। बताइए डेवलपमेंट में, हम तो हमेशा डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं? अभी आगे जब हम लिखाएंगे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे पहली ही बात बताएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है जीडीपी। और भी बातें हम बताएंगे, लेकिन कहीं कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है तो कैसे टर्म में किया जाता है उसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? जीडीपी का बढ़ जाना, है ना। बाकी और भी चीजें हैं, तो जीडीपी का बढ़ जाना ही क्या डेवलपमेंट है? क्या है डेवलपमेंट? हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। इसमें अल्टीमेट चीज क्या है? सेटिस्फैक्शन। हम इकोनॉमी या कोई भी चीज को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको अंततः क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए। अल्टीमेट गोल हमारी लाइफ का क्या है? टू बी सेटिस्फाई। कोई माध्यम से, कोई जो है जंगल में जाके भी सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए उसको, जो है। हाँ, गाँव बोध गया में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं लोग। कहाँ से आए हैं? कोरिया से, वियतनाम से। बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे, माला वाला जपते रहते हैं। कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उनको जो मिल जाता है वही खा लेते हैं, बैठे रह जाते हैं, तो वो वहां सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन। अगर कोई देश इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, पैसा तो खाया नहीं जाएगा ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किसमें कन्वर्ट होना होता है? सोशल डेवलपमेंट में। और जब हम सोशल डेवलपमेंट शब्द यूज करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे इंडिकेटर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे हेल्थ। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? आर्थिक विकास में हम क्या नापते हैं? या हम कहें कि आर्थिक विकास को किस तरह से नापोगे आप? बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सारे आयाम किससे जुड़े हुए हैं? पैसे से। आर्थिक विकास मतलब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। पर कैपिटा पे नहीं जाएंगे, आपके यहाँ जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपके यहाँ कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके यहाँ प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जब आप नापेंगे तो किसको चले जाएंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन आपने जो कुछ भी पैसा कमाया, उससे आपके यहाँ हॉस्पिटल अच्छे खुले कि नहीं खुले, स्कूल अच्छे खुले कि नहीं खुले, सड़कें अच्छी हुई कि नहीं हुई? हाँ। अगर ये सब अच्छी नहीं हो रही है तो आप क्या मानेंगे? कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन आप उसको support नहीं कर पा रहे हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने का रास्ता कहाँ से आएगा? पॉलिसीज। बहुत सारा सरकार की पॉलिसी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी सोशल डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी सरकारें प्रयासरत रहती हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जब सोशल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना होता है तो बीच में हैवी करप्शन आ जाता है ना। सड़क बनवानी है, मौज आ जाती है, किसकी किसकी? परिवहन मंत्री से लेकर और नीचे ठेकेदार तक की। तब यहाँ हम किसी को इंडिविजुअली नहीं कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं, परिवहन मंत्री बड़े ईमानदार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो परसेप्शन बना है देश में डेवलपमेंट का वो ये है कि सड़क नीचे तक बनते बनते, वहां से अगर 1 किलोमीटर सड़क पास हुई थी तो नीचे तक आते आते 1 सेंटीमीटर रह जाती है ना। तो वैसा जो करप्शन है, उसके कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। या तो हमारे पास पॉलिसीज नहीं होती हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे सोशल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करें।
हमारे पास स्टडीज नहीं होते, हम जानते नहीं हैं, फैक्ट फिगर्स नहीं होते हमारे पास, उल्टा पुल्टा स्कीम चलाते रहते हैं। हम चलाते तो सब चीज़ों के लिए स्कीम। हाँ बिल्कुल पॉलिसी। हाँ पॉलिसी पैरालिसिस होता है। अच्छा होने का रीजन ये है ना कि आपके पास डेटाबेस नहीं है। सब किसी भी स्कीम को, अभी जैसे आप हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सब डेटाबेस दे रहे हैं आपको कि आपको कैसे सोचना है ना। ये लेक्चर क्यों दिया जा रहा है, हम सीधे आते कहते चलो कॉपी खोलो लिखो, और आपको भी मौज आती कि जाते आप पढ़ लेते, आपको लगता है हाँ आज बहुत पढ़ाया गया, है ना। लेकिन वैसा करने से आप में जो थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए था वो रुक जाता। तो ये सारा काहे लिए दिया जा रहा है कि आप मेंस के बारे में सोचें तो क्या सोचें। तो जब सरकार को कोई चीज सोचना हो, कोई फॉर्मूला बनाना हो, कोई स्कीम बनानी हो, तो उसके लिए डेटा होना बहुत जरूरी है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री अनाज बांटेंगे। 80 करोड़ का मतलब अगर हम 140 करोड़ की भारत की आबादी माने, 60% पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। 60% जनसंख्या ऐसी है भारत में जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना पर जिंदा है। तो विकास ये किसका हो रहा है, जीडीपी बढ़ जो रही है, फिर किसकी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। हर साल डेटा आप देख रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है। हर साल डेटा आप बढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम बढ़ रही है। तो ये बढ़ किसकी रही है फिर, ये बहुत लिमिटेड लोगों की बढ़ रही है है ना। तो वो बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी बढ़ रही है। तो बहुत थोड़े लोगों की बढ़ रही है, और ज्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं, मिडिल क्लास से लोअर क्लास में जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और आपके यहाँ पॉलिसीज इस तरह से हैं जिसके कारण से सोसाइटी के कुछ सेक्शन तो बहुत बेनिफिटेड हो रहे हैं। चाहे कोरोना आ जाए तो उनको मौज है, कोरोना ना रहे तो उनका मजा ही मजा है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई भिक्षा पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गड़बड़ हो रहा है ना ये। 2008 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, 27.5% गरीबी है, और अभी क्या है, 60% गरीबी है। जुटलाओ चाहे जितना है, गरीबी 60% है भाई। अगर 80 करोड़ लोग 80, हाँ क्यों नहीं कहेंगे भाई, आप बताओ ना, हम क्यों ना कहें। अगर 80 करोड़ लोग, वो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो प्रधानमंत्री अन्न योजना से अनाज ले रहे हैं, फिर हटाओ उनको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी पैरालिसिस है ना, कि आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सोशल डेवलपमेंट कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी पॉलिसी में पैरालिसिस है। आप जो है सही से नीतियां नहीं बनाते, आपके पास डेटा अर्जी फर्जी है। आप ना सर्वे कायदे से नहीं करवाते हैं, कड़ाई से सर्वे नहीं करवाते हैं। हाँ, आप सोचो ना, आप भले ही डेटा हमको बताते रहो कि हमारे यहाँ गरीबी 21% है, फिर ये 60% लोग कौन है जो अनाज ले रहे हैं। और अगर ये 60% लोग डिजर्व नहीं करते अनाज लेना, तो फिर क्यों दे रहे हो, हमारे पैसे से क्यों दे रहे हो। तो कितना सारा पैसा खर्च कर रहे हो जनता टैक्स पेयर्स का। अगर इन्हीं 60% लोगों को काबिल बना दो कि वो अपना खाना पीना खुद से करने लगे, आपको कुछ और करना ही नहीं है। दुनिया में जितने भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मार्केट तलाश रही हैं, कहीं बाजार मिल जाए, कहीं बाजार मिल जाए। और भगवान ने तुम्हें बना बनाया बाजार दिया है, 140 करोड़ लोगों का बाजार। अगर 140 करोड़ लोगों की सारी जरूरतें केवल भारत पूरी करने लगे, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में किस नंबर पे जाएगा, एक नंबर पे जाएगा, नंबर एक पे रहेंगे आप, है ना। लेकिन समस्या कहाँ है, पॉलिसी में, है ना। हाँ, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन समस्या वही है कि आप ना बातें बहुत करते हैं और काम आपका सही है नहीं। क्या इंडिया के लोग हैं भी ऐसे ना हिपोक्रेटिक, बातें जैसी करते हैं काम वैसा कभी नहीं करते। केवल मतलब मैं ये प्रधानमंत्री जी को ही नहीं कह रहा हूँ,
भारत का हर नागरिक ऐसा ही है। बातें वो जैसी करता है, काम कभी वैसा नहीं करता, काम बिल्कुल उसके उल्टे करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सरकार का दायित्व है। बिल्कुल, सरकार कौन सा अपने फूफा के घर से पैसा लाई है ना? पैसा तो हमारे ही लोगों का है, तो वो तो देना ही चाहिए सरकार को। लेकिन ये तो अपंग बना रहे हो ना आप। अभी कोरोना कब खत्म हो गया? 5 साल के लिए आपने फ्री कर दिया। आप एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसमें लोग रहेंगे और आप जो है उनको सहारा देते रहें। 5 साल में ये बर्बाद हो जाएंगे। जो जो लोग अनाज ले रहे हैं सरकार से, अगर ये 5 साल इनको मिलता, आधा तो बर्बाद हो गए हैं, और आधा थोड़ा जो बचे हुए हैं ये भी बर्बाद हो जाएंगे। अब ये आने वाले टाइम में 60% से और बढ़ने वाले हैं, 80 करोड़। अगले अगले इलेक्शन में मोदी जी कहेंगे 120 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता हूँ। ये गलत हो रहा है, एकदम घोर गलत हो रहा है। और ये सारा बोझ मिडिल क्लास सह रहा है। मिडिल क्लास को भिखारी बना दोगे, है ना? और ये सारे अनाज पर कब्जा किसको देना चाह रहे हो? अपर क्लास ऑफ द इकोनॉमी में। अडानी बेचेगा, बेचेगा अडानी इसको। सरकार अडानी को पे करेगी, अडानी फ्री में बांटेगा। और आपका टैक्स का पैसा ऐसे जा रहा है, पानी की तरफ फेंका रहा है। बहुत गलत। सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट में स्कीम्स की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उनको देखेंगे। सामाजिक विकास क्या है, और सोशल डेवलपमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द लाइफ ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास क्या है, उसके क्या डायमेंशंस हैं, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है, क्या सरकार की योजनाएं हैं, सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम मानव विकास को नापते हैं, कौन मानव ज्यादा विकसित है ये कैसे माना जाएगा? जैसे हम मानव में से कौन ज्यादा, हम इतने मानव हैं, इनमें कौन ज्यादा विकसित है, आप कैसे पता लगाओगे इस बात का? एक तो चलो मान लिया ये कि जिसके पास ज्यादा बढ़िया कार है, ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है, हम उसको मान लेंगे। ज्यादा बढ़िया कपड़ा पहना है, उसको मान लेंगे। दूसरा, हाँ वही प्रति व्यक्ति ही डिसाइड करेगी। हाँ, कि जीवन को आसान बनाने के लिए जो चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, उन उन तक पहुंच आपकी कितनी है। हाँ, तो तीनों कौन कौन, और दो चीजें, हेल्थ और एजुकेशन। हम में से कौन ज्यादा हेल्दी है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, और किसके घर में कितना ज्यादा सुविधाओं से सुख सुविधाओं के लिए सामान उपलब्ध है। इन्हीं तीन चीजों को आधार बना के आप कहेंगे कि यहाँ का मानव ज्यादा विकसित। क्या और भी कोई तरीका हो सकता है मानव विकास के नापने का? तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब मानव विकास क्या है, उसके समक्ष चुनौतियां क्या है, भारत उसमें कैसे काम कर रहा है, और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कैसे मानव विकास को कंपेयर किया जाता है, नीति आयोग कैसे भारत के अलग अलग राज्यों के मानव विकास को नापता है, वो सारा कुछ हम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले टॉपिक को करेंगे। तो डेवलपमेंट में मुझे लगता है कि इतना सारा टॉपिक अगर आप करेंगे तो ठीक रहेगा। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करें और ह्यूमन डेवलपमेंट भी करें, तो इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम? नहीं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो पहला सबसे ऊपर टॉपिक था ही ना ये। समग्र विकास हो जाएगा। हम संसाधनों को भी इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे उनकी गुणवत्ता पर कोई असर का मतलब कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है। दोनों दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं ना। जैसे हम क्या चाह, अभी जैसे अपना डेवलपमेंट कैसा चल रहा है इंडिया का, इंक्लूसिव चल रहा है। कुछ लोग डेवलप हो रहे हैं, 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर जिंदा है। 60 करोड़ लोग जो जिंदा नहीं है, उनमें से 50 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स हैं। ऊपर के जो टॉप के लोग हैं वही असल में मजे में हैं, उन्हीं को डेवलपमेंट का असली फायदा मिल रहा है। तो ये कैसा डेवलपमेंट है? क्या ये इंक्लूसिव है? नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब है कि बिहार भी डेवलप हो, उड़ीसा भी डेवलप हो, महाराष्ट्र भी जिस रेट से डेवलप हो रहा है उसी रेट से झारखंड भी डेवलप हो, और लोगों के बीच में जो आय की असमानता बनी हुई है उसको कम से कम किया जाए। तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
उसमें क्षेत्र की विषमता ना हो, व्यक्ति की विषमता ना हो, सेक्टर की विषमता ना हो, किसी तरह की विषमता ना हो। विकास की प्रक्रिया में सारे लोग शामिल हों और विकास का सारे लोगों को लाभ मिले। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस में भी बराबर रहें और लाभ में भी बराबर रहें। वैसे ये संभव तो नहीं है। नहीं, संसाधनों का वितरण भी उसी तरह से है ना। क्षेत्र नहीं, संसाधनों का वितरण ऐसा है कि क्षेत्रीय आधार पर वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम उसको जितना मिनिमाइज, फिर गवर्नमेंट काहे लिए है ना, लोकतंत्र किस लिए है, तो उसको हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, अपने प्रिंसिपल्स के माध्यम से, उतना ज्यादा उसको हम मिनिमाइज करें। लेकिन हो क्या रहा है, ये जितना ज्यादा मैक्सिमाइज हो सकता है हो रहा है। गुजरात के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि उतना ही ध्यान उड़ीसा के विकास पर भी दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा? हाँ। तो आप इस अंतर को पार्टी की तरह मत सोचो भाई। है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि ऐसा तो फिर कभी भी समानता पे नहीं आ पाओगे ना, इंक्लूसिवनेस तो कभी नहीं आ पाएगी। अच्छा क्या भाई, जहाँ अच्छा ये है ना कि देखो मैं आपको बताऊं, अच्छा क्या है कि, अच्छा ये है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है। जैसे मान लो कि दो लोग हैं, मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको कि एक बच्चा जो है वो थोड़ा मंद बुद्धि है, एक बच्चा थोड़ा तेज बुद्धि का है। पढ़ाने के लिए पैसा एक ही के लिए है तुम्हारे पास, तुम एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो किसको पढ़ाओगे? तेज बुद्धि वाले को। तो ये एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, जिसमें संभावना ज्यादा है उसको हम डेवलप करते हैं। लेकिन तेज बुद्धि वाला बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए और मंद बुद्धि का ध्यान न दे, ये गलत है, बेकार हो गया आपका प्रयास। इसमें बीच में कौन रहेगा? सरकार। मतलब बीच में पिता को रहना चाहिए कि तेज बुद्धि वाले को हमेशा ये एहसास दिलाता रहे कि तुम्हारा विकास इसकी कीमत पे हुआ है, जरूरत इसको ज्यादा थी, तब पर भी हमने तुमको किया। डेवलपमेंट की जरूरत गुजरात को कम है, उड़ीसा को ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उड़ीसा के प्रोजेक्ट कहाँ ले जा रहे हैं? गुजरात ले जा रहे हैं, या वो बोल रहे हैं महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट काट के हम गुजरात ले जा रहे हैं। तो वो ले जा रहे हैं इसलिए ताकि वहां पर डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, लेकिन वो डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज से जो बेनिफिट हो रही सरकार को, क्या वो इक्वली उड़ीसा को मिल पा रहा है? ये चैलेंज है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं पे इंक्लूसिवनेस के साथ समझौता किया जा रहा है, समग्रता नहीं आ पा रही। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, बहुत जरूरी है कि सबको बराबर विकास का। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को भी हमें ध्यान देना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, और दोनों को मिला के क्या करना चाहिए, इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना चाहिए, विकास की, या उसको कहते हैं समावेशिता को बढ़ाना चाहिए। तो आगे लिख लेना, समावेशी विकास, समग्र विकास या समावेशी विकास। सभी का विकास होना चाहिए, प्रक्रिया में सभी शामिल होना चाहिए और परिणाम सभी को बराबर मिलने चाहिए। तो डेवलपमेंट से जुड़े हुए इतने इश्यूज हैं जिन पर पीछे के सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। और अगर हम इन सबको अच्छे से कवर कर लेंगे तो बहुत आसान है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको पूरा कर ले जाएंगे। इतने सारे डेवलपमेंट हम लोग कवर कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, और करना पड़ेगा इतना, है ना, करना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से कर ले जाएंगे, सही में टॉप कर जाएंगे। टॉप करने वालों के पंख थोड़े ना होते हैं, हम ही आप जैसे होते हैं, सिस्टमेटिकली काम कर ले जाते हैं। उनको जो मेन मेन बात जानते हैं क्या है? मेन बात ये है, आपको जो बताया जाए ना आप उसको करिए, और अपनी बुद्धि को कतई मत लगाइए। मतलब अपनी बुद्धि इसमें मत लगाइए, नहीं जो बताए हैं उसको ना करके कुछ और करें हम। हाँ, वो उस पर 100% डेडिकेशन रखिए। जो समझाया जा रहा है ये बहुत रिसर्च करके समझाया जा रहा है, और हमें ऐसे ही करना है, इसी पैटर्न को पकड़ के आगे बढ़ना है। तो आप ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, पक्का है आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे।
अभी इसमें हम लोग सारे आंसर्स भी बनाएंगे ना इसमें। हाँ, प्री में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, तो हम लोग उतना फैक्चुअल यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर देंगे। पर यह है कि अभी प्री जैसा आजकल हो रहा है, मतलब जैसा अभी नए पैटर्न में हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्री के लिए मिलेंगे। से इसमें अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मान लो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है वो पढ़ेंगे ना। अब वो पीटी में पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी मीटिंग हुई है, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, उनमें क्या क्या डिसीजन बनाया गया है, पढ़ेंगे हम। हर साल आता था, पीटी में अभी भी आएगा, लगभग हर साल आता है, कुछ ना कुछ जोड़ के पूछ ले। पीटी भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। डेवलपमेंट क्या है और उसके किन किन आयामों पे हमको पढ़ना है मेंस की तैयारी के लिए, ये समझ में आया। ऐसे ही करना है। अब हम लोग अगली टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। यहाँ से भी नंबर 2 पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि पूछे जाएंगे। नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या पूछा है वो, उस पर हम लोग पहले चले, तो आप देखेंगे कि हाँ पूछा जाएगा कि नहीं। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग से, नंबर 3 पे एग्रीकल्चर से पूछे गए, नंबर 1 पे डेवलपमेंट रहा है, जिसमें हाँ जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारा कुछ रहा है पहलू। नंबर 2 पे रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या आएगा देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे है 5 ईयर प्लान। डायरेक्टली ऐसे कोई नंबर का 5 ईयर प्लान तो नहीं पूछा गया है कि 11वां पंचवर्षीय योजना बताएं या 12वां पंचवर्षीय योजना बताएं, ऐसा करके तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, वो तो पीटी में पूछेगा, है ना। यहाँ क्या है, उसको समग्र रूप से पूछा है। समग्र रूप से क्या क्या पूछा है जरा उसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। अगर ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो, बनता है तो नहीं, बना ही है। भारत में नियोजन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। भारत में नियोजन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। प्लानिंग से दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 5 ईयर प्लानिंग से दूसरा क्वेश्चन पूछा है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ भी बताते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ प्लानिंग में, हालांकि थोड़ा बहुत हम पीटी में पढ़ाते समय भी पढ़ा ही देते हैं इसको, लेकिन टाइप्स ऑफ प्लानिंग में क्या पूछेगा, केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था क्या है, विकेंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन गया है ना। स्थानीय स्तर पर नियोजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो टाइप ऑफ प्लानिंग में क्या क्या टॉपिक बन रहे हैं। टाइप ऑफ प्लानिंग में पहला है सेंट्रलाइज्ड प्लान, केंद्रीकृत नियोजन। ये अभी भी पूछ सकता है। केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन में क्या अंतर होता है। केंद्रीकृत नियोजन का मतलब कि कोई एक संस्था होगी जो प्लानिंग बनाएगी, पूरा देश उस प्लान को लागू करेगा। अब इतना इतना पूरे इतने बड़े देश में जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, रिसोर्सेज की, ह्यूमन बिहेवियर की, कल्चर की, इतना सारा डाइवर्सिटी, वहां पे एक प्लान कोई सेंटर से बनाया जाए और कह दिया जाए कि पूरे देश में इसी को लागू कर दो, तो ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाए, लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं, है ना? वो पे हम उस पे हम लोग बात करेंगे। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई। दूसरा क्या रास्ता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है,
अलग अलग लेवल पे प्लान किया जाए, हर स्तर पे प्लान अलग से किया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और प्लानिंग लोकल लेवल पे कैसे की, लोकल प्लानिंग। तो इस तरह से टाइप ऑफ प्लानिंग में ये दो तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हम जो है इसको ऐसे भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों को कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं, इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है, फिलहाल के भारत के लिए क्या अच्छा है, इस तरह से करके कोई बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए क्या अच्छा है, सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल की डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज ज़्यादा अच्छा है। तो नीति आयोग क्या करता है, वही करता है, नीति आयोग कहता है कि हम कोई प्लान बना के आपको नहीं देंगे, हम आपको बता देंगे कि हाँ आपको काम करना है, और सरकार जैसा अपना उचित समझेगी वैसा उस क्षेत्र डेवलप करने का प्रयास करेगी। प्लानिंग से रिलेटेड ये दूसरा सेक्शन था। तीसरा सेक्शन प्लानिंग से रिलेटेड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग। अब इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग, इसको हिंदी में कहेंगे योजना काल का प्रभाव, योजना का प्रभाव। तो इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग में क्या क्या इम्पैक्ट है और कहाँ कहाँ इसके इम्पैक्ट को पूछ सकता है वो। तो एक तो सीधा क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग, योजना का क्या प्रभाव रहा, तो आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि रोजगार बढ़ाया इसने, इनकम बढ़ाया जी, एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाया, हमारा जो है ट्रेड बढ़ाया, बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं। ये तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए कि उसने क्वेश्चन को कुछ स्पेसिफिक कर दिया कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को घटाने में योजना का क्या भूमिका रही, खेती के विकास में योजना की क्या भूमिका रही, रोजगार के सृजन में योजना की क्या भूमिका रही। तो उसमें ना आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा। पर्टिकुलर होने का मतलब कि 11वें पंचवर्षीय 12वें पंचवर्षीय योजना में कहाँ रोजगार के अवसर ज्यादा जोर दिया गया, कहाँ पे गरीबी उन्मूलन पे ज्यादा जोर दिया गया, कहाँ पे कृषि विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। तो अगर ऐसा स्पेसिफिक करके पूछता है तो हमको उस तरह से अप्रोच बनाना होगा, और अगर ओवरऑल पूछता है तो उस तरह का अप्रोच बनाना होगा। तो इसमें हम इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लानिंग में एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और और क्या बोले थे, पावर्टी, इन तीन चीजों पे तो काम जरूर से जरूर करें, क्योंकि यहाँ से बहुत संभावना है। पावर्टी पे तो पूछा भी है, गरीबी उन्मूलन में पंचवर्षीय योजनाएं कैसे मददगार रही, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जैसे वो जब वो पूछेगा कि क्या असर रहा प्लानिंग का, तो उसके खराब असर भी आए हैं। वो तो हुआ ही, इंडस्ट्री तो हम लोग अभी अलग से किए ना, इंडस्ट्री अलग से ही कर लिए, इसलिए तो इससे बड़ा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन समझ में आया। में ना कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इम्पैक्ट में। जैसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इनके अलावा रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमता को कैसे किया। जैसे मैंने क्या कहा कि ये सब तो पॉजिटिव है ना, कुछ इसके निगेटिव भी असर आए हैं। तो उन निगेटिव असर में सबसे बड़ा असर क्या आया है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब विषमता को खड़ा किया इसने, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में विषमता निर्मित करी, और क्षेत्र के बीच में विषमता निर्मित करी, और इकोनॉमी के सेक्टर और सेक्टर के बीच विषमता निर्मित करी। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, लगभग 14%, 15 पॉइंट समथिंग, 14% है। सर्विस सेक्टर का 57 ना, 57% के ऊपर है, 57% ज्यादा है, पॉइंट में कुछ है और ना। तो आप सोचो कि
और आदमी किस में ज्यादा लगा हुआ है? खेती में। और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत कम है। तो ये समस्या है ना, सेक्टर ज्यादा डेवलप किया है, जनसंख्या उसमें लगी रह गई लेकिन उत्पादकता मिल नहीं पाई। इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारे चैलेंजेस को हम यहाँ क्या कैसे डिफेंस देना है वो सब हम तैयार करके देंगे, है ना। एक और इश्यू है इसमें, चौथा है वो कि डी है कंटेम्प्रोरी इश्यूज क्या है। कंटेम्पोरेरी सब है समकालिक मुद्दे क्या है, डेवलप ये सॉरी प्लानिंग से जुड़े हुए समकालिक मुद्दे क्या हैं। और समकालिक मुद्दों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, नीति आयोग की भूमिका, रोल ऑफ नीति आयोग इन द प्लानिंग। नियोजन है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनमें इसकी क्या भूमिका है, नीति आयोग की क्या भूमिका है। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का क्या रोल है, इसमें हमें आंसर बनाना होगा। और प्लानिंग में एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज आया, या यूं कह लो कि इंडिया का जो भी प्लानिंग रहा या इंडिया का डेवलपमेंट का मॉडल रहा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आया 1991 के बाद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 की जो आर्थिक नीति रही उसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो एलपीजी इकोनॉमी लेके आया। अगला टॉपिक इसमें जो है इसी इसी में है वो, मतलब प्लानिंग वाले टॉपिक में ही है, इकोनॉमिक प्लानिंग के ही टॉपिक में है। उसको आप क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहला और जरूरी बात क्या है? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या इम्पैक्ट रहा, उसमें हम और क्या कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, इसको हमने इसीलिए कहाँ लिया है, कंटेम्प्रोरी इश्यूज। अभी क्या और उसमें, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या क्या बदलाव लाए हैं वो भी बहुत जरूरी। और बदलाव तो आप गिन ही नहीं सकते कि कितने बदलाव लाए हैं, नुकसान भी तरह तरह का किया है। तो वो तो किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, इन स्टूडेंट को दोनों पहलू जानने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी करके। तो समझ में आ गया, आगे चलें। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। लिखें एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। और यहाँ ना भर भर के समस्या, भारत में सबसे ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त क्षेत्र यही है। अभी बात हो रही थी फूड सिक्योरिटी की, है ना। फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार अनाज बांट रही है ना। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन आएगा इसमें। कुछ एग्रीकल्चर में ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर क्या क्या पढ़ाया गया है? क्लाइमेट और वो एग्रो इकोनॉमिक जोन वो सब पढ़ाए गए होंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ाए गए हैं। एग्रो, दरअसल ना बहुत क्लियर कट डिवीजन नहीं है, ये टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का है, ये टॉपिक ज्योग्राफी का है। पैट हाँ मिला जुला है ना वो, जो जो नहीं पढ़ाया है वो हम पढ़ाएंगे ना। इसमें देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, हाँ तो बस उसी को हम भर देंगे। देखो, जैसे हेडिंग को ऐसे लिखेंगे,
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, और फिर सिक्योरिटी, बिहार एंड इंडिया, दोनों के कंटेक्स्ट में पढ़ना है ना। बिहार और इंडिया दोनों के कंटेक्स्ट में फूड सिक्योरिटी क्या है और उसकी समस्याएं क्या हैं, वो हमें पढ़ना है। अगर हम इसमें आगे बढ़े, सबसे पहला चीज जो हमको पढ़ना है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास। और इसको कहाँ कैसे पढ़ेंगे? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे आप ट्रेडिशनल फार्मिंग से लेकर, आषाढ़ काल से लेकर और आज तक उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से लेकर और मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न एज तक क्या क्या जाए, उन्होंने क्या क्या समस्याएं निर्मित करी। जैसे कॉलोनियल एरा में कैसा था, पोस्ट कोल प्री कॉलोनियल तो पूछेगा नहीं, फिर वो तो पूछेगा तो हिस्ट्री में पूछेगा ना। तो कॉलोनियल एरा में एग्रीकल्चर, वो भी अगर कॉलोनियल एरा का भी पूछता है, औपनिवेशिक काल का भी पूछता है, तो अपने को क्या समझना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का जो भारत रहा, उसमें कैसे कृषि विकास हुआ, और इसमें सबसे जरूरी जो स्टेप है या सबसे जरूरी जो अ, कदम है भारत के कृषि विकास में आजादी के बाद, वो है भारत में हरित क्रांति का आना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन दो है, पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन और फिर दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया, जिसको जो हिस्से रह गए थे उनको कैसे जोड़ा गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ाया तो गया नहीं होगा ज्योग्राफी में। हाँ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि इसका कंपोनेंट क्या था, मतलब किन किन चीजों को लेकर हरित क्रांति आई गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसका परिणाम क्या रहा, और उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। हाँ, हाँ, उसके लिमिटेशंस क्या रही, वो उस पर भी हम लोग बात करें। और फिर इनको कम करने के लिए या इस तरह के जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको समाप्त करने के लिए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ज्योग्राफी पढ़े ये सब खटाखट समझ में आ जाए। हाँ, कि क्यों उसको सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ा, फर्स्ट से क्या उसका रिलेशन है। हाँ, हाँ, है ना, इसमें लिखवाए हैं। और मैं इसमें, हाँ, करना मोटी मोटी बात कहोगे, अब एक एक गिनवाओगे तब तो फिर पता चला कि 500 वर्ड वही हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो क्यों चलाई गई ये भी बताना होगा, कि जैसे वो रीजनल डिस्पैरिटी बनी, सब जगह पर एक तरह के आर्थिक विकास की नीतियां संभव नहीं थी। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं या जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो उन जगहों पे हमें अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ इकोनॉमी डेवलप करना पड़ा। तो प्राइमरी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, जैसे नीली क्रांति पे आया था क्वेश्चन। ब्लू ब्लू इकोनॉमी पे आया था, ब्लू रिवॉल्यूशन पे नहीं। ब्लू इकोनॉमी क्या है, वो अल्टरनेटिव इकोनॉमी है प्राइमरी सेक्टर में, उस तरह से चीज आप लिख सकते हो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके क्या जो है कंपोनेंट रहे, क्या उसका रिजल्ट रहा, उसकी सीमाएं क्या रही, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कब से चल रहा है, कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, सारा कुछ इसमें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन टॉपिक में कवर करेंगे। पहला टॉपिक, अच्छा इसमें कुछ ना मॉडर्न एग्रीकल्चर में कुछ टेक्निक्स नई नई डेवलप हो रही हैं, तो उन पर भी हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले। जैसे टेक्निक का मेरा मतलब है, शब्द से मेरा मतलब है कि जैसे पूछ सकता है कि
हाँ, अभी जैसे सरकार, बिहार सरकार खास तौर से इस बात पर जोर दे रही है कि बिहार में हम जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। है। हाँ, कृषि रोड मैप में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ज्यादा जोर दिया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके फायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, उत्पादकता को कैसे घटाएगा कैसे बढ़ाएगा, वो सारी बातें इसमें अंततः आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, अंत में आपका भला वही होगा जहाँ चीजें जैसा पहले थी वैसा आप स्वीकार कर लें। आपने बहुत बदलाव कर दिया है। हाँ, वापस आ रहे हो, आप घूम रहे हो, ऐसे ही घूम, साइकिल पूरा हो रहा है। आप ना थोड़ा बाद से घूमना स्टार्ट किए, इसलिए अभी आप साइकिल के बीच में हैं। और यूरोप ने पहले घूमना मॉडर्निटी की ओर, पहले यूरोप गया ना, तो कॉल्ड मॉडर्निटी, तो वो मॉडर्न होके सेचुरेट हो गया है। सेचुरेट होके फिर से कह रहे नहीं, मॉडर्न वाला चीज ठीक नहीं है, वही पहले वाला ही सब है। तो आप भी वहीं पहुंचोगे। अब अभी थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न हो, अभी मॉडर्न होने में मजा आता है आपको। आपकी मॉडर्निटी भी एकदम काबिले तारीफ है। बाहर से ही मॉडर्न है आप, अंदर से आपकी सोच 16वीं शताब्दी वाली है। हाँ वही ना, बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाएंगे, और दो बार सोचेंगे, नेवला चला गया तो फिर सोचेंगे ना। है। तो नहीं मतलब, आप ना जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जीवन में क्यों नहीं उतार पाते उसको। रीजन वही है कि आप बाहर से मॉडर्न है, अंदर से कोई मॉडर्निटी नहीं है आप जो है बाहर से दिखावा करते हैं मॉडर्निटी का, टोपी बढ़िया सी पहनते हैं नई एकदम, ना, लेकिन जो है अंदर से नहीं मॉडर्निटी लाते हैं। जबकि अंदर से मॉडर्निटी की जरूरत है, बाहर कुछ भी आप पहन लें, लेकिन हम लोग वैसे नहीं है। बाहर से फैशन में मॉडर्न है, बस विचारों में तो वही है। तो अंत में हम कह रहे हैं कि अभी जो हमारी सरकार का सारा जोर है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को बढ़ाने पे। जैसी खेती पहले होती थी वैसी केमिकल फ्री फार्मिंग। अभी जैसे केमिकल फ्री फार्मिंग लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्योंकि केमिकल वाली फार्मिंग ने हमारी जीवन शैली में बहुत समस्याएं खड़ी कर दी। लाइफ स्टाइल डिजीज, किसी को शुगर का बीमारी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को जो है और इस तरह की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर है। और कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखने लगना, ये कॉमन है ना। कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखने लगना, और इसके पीछे सिर्फ नाइट्रोजन जिम्मेदार है, तुम्हारी यूरिया जिम्मेदार है। तो तुम्हें दूध में मिल रही है, तुम्हें अनाज में भी मिल रही है, तुम्हें सब्जियों में भी मिल रही है, तुम्हें दालों में भी मिल रही है, सब जगह यूरिया घुसी हुई है, मांस में भी मिल रही है। तो आप, वो रीजन क्या है, सेल डिवीजन को वो तेज करती है, तेजी से आपका शरीर बड़ा होता है, शरीर में जो बदलाव आते हैं वो तेजी से आते हैं। उम्र तो अपने साल समय में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, तो अपने ही स्टाइल में बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या, इस तरह की तमाम समस्याएं झेल रहे हैं खराब कृषि व्यवस्था के कारण से। लेकिन इसके सामने चैलेंज क्या है, इसके सामने जनसंख्या इतनी बढ़ा ली हो आप। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले जाएं तो जो उत्पादन का स्तर बनेगा ना, और फिर 140 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरेगा। 80 करोड़ को फ्री में भी बांटना है, फिर वो और महंगा भी हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना उसकी, तो महंगा हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। बहुत बड़ा कारण था सिर्फ इसमें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो आप जब तक फॉर स्टॉक ना रखें 4-5 साल का, 5-6 साल का स्टॉक मेंटेन करें, क्योंकि कम से कम पूरा, जैसे ऐसा नहीं है कि हम जो है जैविक तरीके अपनाएंगे खेती के तो उत्पादन स्तर हमेशा के लिए गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 5-6-7 साल का एक स्पैन लगेगा जिसमें वो फिर से अपने आप को उस
सेचुरेशन या उस तरह के लेवल में ले आ पाएगा सॉइल। जैसे अभी किस चीज का आदी हो गया है मिट्टी, यूरिया आएगी, फास्फोरस आएगा, पोटास आएगा, और हम, हाँ हाँ हाँ, नहीं मेहनत भी करना पड़ेगा, और आप 6-7 साल का एक ऐसा टाइम आएगा उस समय तुरंत वो रिकवर नहीं कर पाएगी लैंड। कम से कम 5 से 6 साल का टाइम लेती है। जैसे जिस खेत में केमिकल फार्मिंग से 1 टन अनाज उग रहा है, उसी खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके 1 टन अनाज नहीं उगाया जा सकेगा, वो कुछ कम होगा। फिर लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ा के 6-7 साल में फिर से 1 टन पे ले आएगा। लेकिन इस बीच में आपकी जनसंख्या कहाँ जा चुकी होगी, है ना? तो क्या करोगे, खाना अरेंज करोगे। सबसे बड़ी समस्या फूड, इसीलिए हमने टॉपिक का नाम ही क्या रखा है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्रीकल्चर तो हम कैसे भी करके घटा बढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ फूड। कोई केमिकल खाना आ जाए, कोई दवाई आ जाए, खा लो, खा, एनर्जी के लिए आती दवाई है ना, खा लेते हैं और नशे में मस्त एकदम। लेकिन वो और ज्यादा नुकसानदेह है आपके शरीर के लिए। नहीं तो वो एक्सरसाइज करते होंगे ना, तब लेते हो। और जो आप ऊपर से चीजें लेते हैं, अब उसका क्वालिटी कैसा है क्या है, वो तो जरूरी बात है, बाहर से नहीं लेना चाहिए। आगे चलिए, तो नेक्स्ट एक तो पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, और कहाँ से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से लेकर हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर तक ले आना है, कि अभी बहुत सारी नई टेक्निक्स पे काम हो रहा है। जमीन को खोदे बिना कैसे हम फसल उगा लें, है ना, उसकी राख को कैसे हम कन्वर्ट कर दें, बहुत सारे स्कीम्स पे काम हो रहा है। फिर अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्या समस्याएं हैं कृषि के क्षेत्र में, और फिर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, है ना। इन समस्याओं में आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो तो अच्छी है, वही तो हम वही वही तो हम कह रहे हैं, अभी लौट के आपको परंपरागत में ही आना है। लेकिन अभी आपके लिए चैलेंज क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनकी फूड सिक्योरिटी को, उनकी फूड नेसेसिटी को आपको पूरा करना है, और उत्पादन का स्तर आपके यहाँ उतना है नहीं। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर में सबसे पहला है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हम पूरे सेक्टर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्या क्या है? यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। जैसे अगर अगर आपको डेटा पता हो तो आप जानते होंगे कि अग्रेरियन लैंड के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कृषि योग्य भूमियों में भारत नंबर 1 है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी नंबर 1 होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लैंड की कंप्रोमाइज हो रही है। तो कई कारण है क्यों कंप्रोमाइज हो रही है, जितना प्रोडक्टिविटी दे सकती है उतना क्यों नहीं दे रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। वही कारण आपसे पूछ, भारत में लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर की लो प्रोडक्टिविटी और क्या है, निम्न उत्पादकता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो आपको बताना होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर का है कि जो भी हमारा प्रोड्यूस है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको हम कैसे मार्केटिंग कर पाए। और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है, पीएमसी एक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, अब वो तो देख ही रहे हो आजकल फिर से किसान शुरू कर दिए हैं। तो उसको क्या जरूरत है एमएसपी की, और एमएसपी को क्यों लेजिटिमेट किया जाए, उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी सवाल आ सकता है, मुद्दा है ना ये, है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? मार्केटिंग। कारण क्या है?
जैसे बहुत बड़े स्केल पे अगर कोई खेती कर रहा होता तो मार्केटिंग के लिए खुद ही चैनल डेवलप करता वो। जैसे मान लीजिए अडानी खेती करें या अंबानी खेती करें। अडानी या अंबानी खेती करेंगे तो कितने बड़े स्केल पे खेती करेंगे, लाखों हेक्टेयर जमीन पर खेती करेंगे नहीं। जमीन खरीद, अगर मान लो कि अडानी ग्रुप का मन करे कि वो जमीन खरीद के खेती करेंगे, कितना हेक्टेयर जमीन लेंगे वो, क्या लेंगे वो, लाखों हेक्टेयर में जब खेती करेंगे तो उनके अपने अपने सब कुछ होंगे, उनकी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होगी। हाँ, पूरा बाजार बाजार तंत्र वो बना लेंगे। भारत में समस्या क्या है, 98% किसान तो सीमांत है, मार्जिनल फार्मर है, जिसके पास जमीनें नहीं है। जमीन नहीं है तो उत्पादन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब ये थोड़े थोड़े उत्पादन को कैसे हम बड़े मार्केट में ले आ पाए। ये जो छोटा सा प्रोड्यूसर है, छोटे स्केल पे खेती कर रहा है, इसके सामान को कैसे हम मुंबई के बाजार में, नासिक के बाजार में, पुणे के बाजार में, दिल्ली के बाजार में, लखनऊ के बाजार में कैसे बेच पाए। बड़ा चैलेंज है कि नहीं है। और इस बड़े चैलेंज का समाधान क्या है, सरकार। वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, इस पॉइंट से आगे हम लोग कल बढ़ेंगे।